गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशनल हब गोड्डा में। आप प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर चल रहा है अभी। इसमें इसका वीडियो नंबर या पार्ट नंबर लेक्चर नंबर 3 है ये। तो कल हमने देख लिया था फेनेटिक क्लासिफिकेशन में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को हमने कल देखा था। तो उसी का नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब कोशिकीय वर्गीकी। वह टैक्सोनॉमी जिसमें कोशिकीय लक्षणों का उपयोग हो उसको साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे। इसे पहला पॉइंट देखते हैं। यह कोशिकीय विशेषताओं जैसे कोशिका, गुणसूत्रों की संख्या, संरचना और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार को वर्गीकरण के लिए उपयोग करता है। मीन्स क्या हो गया, जो साइटोटैक्सोनॉमी में है हमारा कोशिकीय गुण यानी कोशिकीय विशेषता या कोशिकीय लक्षण, जैसे कोशिका किस प्रकार की है, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, अब जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है, वो हो गया। दूसरा गुणसूत्रों की संख्या, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, उसकी संरचना कैसी है, और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार कैसा है, स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, वो क्लियर है। हम लोग जब सेल में पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में सारा ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। तब लोग चिंता मत कीजिए, बस मेरे साथ बने रहिए। आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। गुणसूत्र व्यवहार को वर्गीकरण के लिए उपयोग करता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। स्पीसीज में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, स्थिर होती है। यह पॉइंट याद रखिएगा, स्पीसीज में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर होती है। यदि स्थिर नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एब्नॉर्मलिटी यानी गड़बड़ी आ जाएगी। मानव में कितना होता है, 46 होता है। 46 से कम होता है तो उसमें भी दिक्कत है, अधिक हो गया तो उसमें भी दिक्कत है। इसलिए लालच भी मत करना, जितना है 46 तो 46 ही रखना। ये आपके ऊपर डिसाइड नहीं करता है रखना कि नहीं रखना है, ये इतना होता है, क्लियर है। तो हम लोग टोमेटो यानी टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। और पोटैटो यानी आलू में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये सब। टमाटर में 24 गुणसूत्र, आलू में 48 गुणसूत्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। साथ ही मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, साथ ही मियोसिस के दौरान युग्मन का तरीका यानी मोड ऑफ पेयरिंग, मतलब जोड़ा बनाने का तरीका, और साइज ऑफ क्रोमोसोम्स, वहां गुणसूत्र का साइज, उसका आकार विभिन्न जीवों में विशिष्ट हो सकता है। सही बात है। यदि वहां पे क्या हुआ, यह बोला विशिष्ट हो सकता है, मतलब क्या है कि यदि जीव बदला तो उसमें क्या होगा, उसका गुणसूत्र का लंबाई हो सकता है, उसका आकार कुछ वेरी कर जाए यानी कि अंतर हो जाए, उसमें उसका युग्मन का तरीका कुछ अलग हो जाए। हो सकता है कोई सेंटर से पोल की ओर जाए, कोई पोल से सेंटर की ओर जाए, कोई सेंटर फ्यूज करे, कोई साइड फ्यूज करे, कोई अप साइड कोई डाउन साइड, क्लियर है। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग या सेल चैप्टर पढ़ेंगे सेल यूनिट में तो सारा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। एग्जांपल देखो, साग के पौधे यानी कि हर्बेसियस प्लांट्स, वैसे पौधे जो साग देते हैं यानी कि साग सब्जी जो खाते हैं हम लोग, जैसे कि लोकल भाषा में गंधारी साग, खेसारी साग, पालक साग, ये सब लोग देखते हैं। तो होता है कि साग के पौधे में, मतलब जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं उसमें काष्ठीय पौधों यानी कि वुडी प्लांट्स, जिसमें जिस पौधों से हमें लकड़ी प्राप्त होता है, वैसे प्लांट्स की तुलना में बड़े गुणसूत्र होते हैं। मतलब क्या बोलता है, जो साग के पौधे का जो गुणसूत्र है वो वुडी प्लांट्स यानी काष्ठीय पौधे की तुलना में गुणसूत्र कैसे होते हैं, उनके बड़े होते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये हो गया आपका काष्ठीय पेड़ हो गया, जिसमें कि क्या होता है, लकड़ी, मतलब उसका हार्ड रहता है मतलब। और एक हो गया हम लोग का नन्ना मुन्ना घास, ये हो गया मेरा क्या, साग के पौधे हो गए ये सब। तो बोलता है इसका जो गुणसूत्र का संख्या है, मतलब गुणसूत्र का जो आकार है वो कैसा है, वो इसकी तुलना में ये लार्जर है। किसकी तुलना में, काष्ठीय पौधों की तुलना में, क्लियर है। तीनों पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर।
हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब, बहुत से जेनेरा में विभिन्न स्पीसीज में समान गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मतलब क्या होगा, जीनस ऐसा नहीं कि जो स्पीसीज में है तो उसका सभी का समान ही होगा। समान स्पीसीज में रहते हुए क्या होता है कि उसका गुणसूत्र का संख्या अलग होता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी जेनेरा में विभिन्न स्पीसीज में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या समान भी हो सकती है। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि समान स्पीसीज में रहने के बावजूद उनके गुणसूत्रों की संख्या में विभिन्नता पाई जा सकती है। और यह भी हो सकता है कि बहुत से मतलब अधिक जेनेरा में होने के बावजूद भी वो उसमें अलग अलग स्पीसीज में समान गुणसूत्र भी मिल सकते हैं। मीन समान स्पीसीज विभिन्न गुणसूत्र, विभिन्न स्पीसीज समान गुणसूत्र, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। क्लियर है? उदाहरण देखते हैं, जैसे सोलेनम। सोलेनम एक जीनस है जो कि इसी में आता है आलू, सोलेनम ट्यूबरेसम। सोलेनम की विभिन्न स्पीसीज में कितनी होती है? 12 होती है। मतलब सोलेनम की बहुत सारी स्पीसीज में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्या होगा, मतलब एक ही जीनस में उपस्थित विभिन्न स्पीसीज है। क्लियर है? उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी का विभिन्न स्पीसीज में 9 गुणसूत्र मिलता है। क्लियर है? क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है सब। मानव में 40 गुणसूत्र होते हैं जबकि वानरों में 48 होती है। हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हम लोग का जो उत्पत्ति हुआ है किससे हुआ है? वानरों से हुआ है। तो इसीलिए हम लोग वानर से तुलना कर रहे हैं कि मानव में कितना होता है? 40 गुणसूत्र होता है, जबकि वानरों में कितना होता है? 48 होता है। तो मनुष्य में क्या हुआ? 2 गुणसूत्र का कमी हुआ। तो ये 2 कमी कहां से हुआ वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या में कमी 2 एक्रोसेंटेरिक क्रोमोसोम्स के पूर्ण आर्म ट्रांसलोकेशन के कारण होता है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या में कमी 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के पूर्ण आर्म ट्रांसलोकेशन के कारण होता है। मतलब कि 46 क्या होता है? वानर में 48, ह्यूमन में 46। कितना का डिफरेंस है? -2, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो 2 इसका कैसे हो जाता है? होना चाहिए इसमें 48, लेकिन क्या होता है, मान लिया एक गुणसूत्र ये है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो क्या कहते हैं, ये दोनों आर्म लोकेशन मतलब अपना लंबाई बढ़ा के दोनों फ्यूज कर जाता है। तो क्या हो गया, 4 से अब 2 हो गया। तो वही कमी यहाँ पे क्या हो गया, मतलब 48 नहीं हो गया, 46 गुणसूत्र हो गया। तो कोई पूछेगा कि 2 गुणसूत्र में कमी कैसे आई? तो 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के पूर्ण आर्म ट्रांसलोकेशन के कारण हुआ ये चीज। क्लियर है? तो जाहिर है कि मनुष्य पूर्वजों की तरह वानरों से विकसित हुआ है। ये हम लोग पढ़ते हैं शुरू से ही कि मनुष्य जो है किसका पूर्वज है? वानरों से आया हुआ है, इसलिए बंदरा वाली हरकत करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, संख्या, आकार तथा मियोसिस के दौरान युग्मन का तरीका। बोलता है कि यदि हमको जानकारी हो किसके बारे में, संख्या के बारे में हो, आकार के बारे में हो तथा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मन का तरीका के बारे में जानकारी हो। किस लेवल पर बात कर रहे हैं हम लोग अभी? कोशिका के स्तर पे। तो मतलब गुणसूत्रों की संख्या, उसका आकार और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मन का तरीका यानी मोड ऑफ पेयरिंग, उसके बारे में यदि हमको इन्फॉर्मेशन रहेगा यानी टैक्सोनोमिस्ट को, तो क्या होगा, स्पीसीज को समझने में उसको सहायता मिलेगा। क्लियर है? मैं बार बार ये चीज बोलना चाह रहा हूं आप लोग को कि आप लोग जहां भी रहिए पढ़ाई कीजिए। और अभी जो आपका समय है इंटरमीडिएट का, क्लास 10th तक आपने जो जिंदगी जिया वो कैसा जिंदगी था? एक बचपना था। अब आप इंटर आ गए हैं, बचपना से आप समझदारी को मूव कर रहे हैं, पहला स्टेप है आपका। तो आपको अभी से अपने भविष्य के लिए चिंतित होना चाहिए, यानी कुछ सोचना चाहिए आपको। यदि आपका इंटर अच्छा होगा, अच्छा इन द बेसिस मतलब कि रिजल्ट के बेसिस पे नहीं, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बार बार नॉलेज पे ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जमाना कंपटीशन का है। यहाँ सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट क्या है? जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। क्लियर है? बढ़ते नेक्स्ट।
साइटोटैक्सोनॉमी हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीमोटैक्सोनॉमी की ओर। अब नेक्स्ट आ गया हम लोग का कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर है? तो इसमें देखना पहला पॉइंट, यह पौधों के रासायनिक घटकों जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स और विशिष्ट रसायन, आमतौर पर द्वितीयक मेटाबोलाइट्स जैसे कि बीटा साइनिन और फ्लेवोनॉइड्स, जिसका स्ट्रक्चर C3, C6, C3 संरचना वाले यौगिक होते हैं, उन पे आधारित होते हैं। मतलब द्वितीयक मेटाबोलाइट्स किसको बोलेंगे? जिसका स्ट्रक्चर होगा C3, C6, C3 स्ट्रक्चर होगा। ऐसे कंपाउंड्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या द्वितीयक मेटाबोलाइट्स या उपापचयक बोलेंगे। क्लियर है? यह पौधों के रासायनिक घटकों, मतलब कीमोटैक्सोनॉमी जो है किसके आधार पे मतलब अध्ययन करेगा? रासायनिक घटकों के आधार पर, जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स और विशिष्ट रसायन, मतलब कि पौधों में कुछ विशिष्ट रसायन, मतलब कुछ ऐसा केमिकल्स जो सिर्फ और सिर्फ उसी पौधे में मिले, वैसे रसायन को विशिष्ट रसायन बोलेंगे। जैसे कि बीटा साइनिन, जहां पे साइनिन आ गया उसका मतलब क्या हो गया? वर्णक। वर्णक यानी पिगमेंट। क्लियर है? और जहां फ्लेवो आ गया मतलब क्या है? टेस्ट। तो बीटा साइनिन किसके लिए जिम्मेदार होगा? उस पौधे की रंग के लिए, और फ्लेवोनॉइड्स जहां पे होगा वहां पे उसका टेस्ट जिम्मेदार होगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया हम लोग को कि कीमोटैक्सोनॉमी जो है यह पौधे की रासायनिक घटकों पे आधारित होता है, और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स या विशिष्ट रसायन विशिष्ट पौधे में ही मिलते हैं। जैसे चुकंदर या बीट का जड़ कैसा होता है? लाल होता है। गाजर कैसा होता है? वो ऑरेंज टाइप से होता है। टमाटर का रंग लाल होता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? इसमें कुछ ना कुछ बीटा साइनिन जैसे घटक हैं जो कि वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं उनके कलर को, और फ्लेवोनॉइड्स जो टेस्ट आता है वो टेस्ट जो आता है फ्लेवोनॉइड्स के कारण आता है, और कलर जो आता है बीटा साइनिन के आधार पे आता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है स्पीसीज टू स्पीसीज में सुगंध तथा स्वाद में अंतर होता है। मतलब स्पीसीज में, जैसे एक स्पीसीज मतलब नंबर 1 स्पीसीज का सुगंध जो है वो थोड़ा खराब है, मतलब पौधा का ले रहे हैं। एग्जाम्पल है, किसी को आप अपने आप पर अप्लाई मत कर लीजिएगा। पहला स्पीसीज का जो सेंट था वो थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा, दूसरा बहुत ही सुखदायक, मतलब बहुत अच्छा, मतलब आया, मतलब मजा आ गया, और तीसरा जो था उसका कोई सेंट ही नहीं था। इसका क्या मतलब हो गया कि इसको हम माइनस पॉइंट देंगे सेंट के मामले में, सुगंध के मामले में, तो नंबर 2 को प्लस पॉइंट, इसको 0 पॉइंट। इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें सुगंध के लिए मौजूद है, इसमें नहीं, सुगंध इसमें मौजूद नहीं है, या है तो बहुत बुरी है, मतलब कि इसमें सुगंध क्या है? कम है, इसमें ज्यादा है, और इसमें नहीं है। क्रॉस ही लगा देते हैं। क्लियर है? मतलब स्पीसीज में सुगंध और स्वाद में अंतर होता है। आप खाइएगा टमाटर तो कैसा लगेगा? खट्टा खट्टा सेंट देगा और खट्टा लगेगा। वही आप गाजर खाइए तो हल्का मीठा टाइप से सेंट आएगा और खाने में मीठा लगेगा, यदि गाजर आप अच्छा वाला खरीदते हैं तो। क्लियर है? उस पर भी डिपेंड करता है, बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई खराब गाजर खा लेगा फिर बोलेगा सर ने तो बताया था कि गाजर तो खाने में स्वादिष्ट होते हैं, मतलब गलत बताया उन्होंने, तो पूरा बात बताना होता है। ठीक है? अब इसका लास्ट पॉइंट है प्राचीन समय में औषधीय परियोजनों, परियोजन का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब कोई भी हमको दवा का यदि बनाने के लिए हम किसी पौधा का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए देखते हैं कैसे वर्गीकृत करते थे पौधों को। प्राचीन समय में औषधीय परियोजनाओं यानी कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए वर्गीकरण, रासायनिक जानकारी, जो हम लोग पहले मेडिसिनल क्या दवा के रूप में हम लोग जब औषधियों के लिए खोज करते थे तो किस पे डिपेंड होता था? वो रासायनिक जानकारी पे डिपेंड होता था। जैसे मसालों के मामले में सुगंध जैसी जानकारी पर आधारित था। जैसे कि आप लोग जीरा मिर्च का सेंट लिया ही होगा, जीरा का अलग सेंट आता है और जो काली मिर्च है या गोल मिर्च है उसका सेंट अलग आता है। तो मसाला के केस में कैसा है?
उसमें सुगंध। और जब हम लोग देखने जाते हैं कि जैसे कि मलेरिया का जो दवा आता है वो कहाँ से बनाया जाता है, वो कुनैन की छाल से बनाया जाता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। पुराने जमाने में एक समय क्या हुआ, उसमें मेडिकल हम लोग का इतना डेवलप नहीं था, तो एक गांव में, गांव जब बोले तो कैसा सीन मतलब माइंड में आता है कि ये यदि गांव हो गया तो इधर साइड में घर सब होता था और वृक्ष पक्षी, क्लियर है, और इधर बहता हुआ एक नदी, इधर तालाब। ये सब सीन हम लोग माइंड में आता है कि गांव होगा मतलब वहां पे ऐसा सीन होगा। तो क्या हो गया कि एक बार उस गांव का जो आबादी था वहां पे मच्छर का प्रकोप ज्यादा फैल गया, जिससे वहां मलेरिया फैल गया। ठीक है, पुराना जमाने में मलेरिया टेस्ट किट ये सब नहीं था, मेडिकल नहीं था, लैब नहीं था, और इतना डेवलप किया हुआ डॉक्टर्स भी नहीं था, उतना इक्विपमेंट्स और दवा भी नहीं था। तो क्या हुआ कि उस समय जो इन लोग का पड़ा मतलब प्रकोप बढ़ा मलेरिया का, तो ये लोग क्या हो गए, मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी पे अटैक होता है। मान लिया हम लोग का ये हेल्दी आरबीसी है, तो मलेरिया इसको क्या करता है, इसका मलेरिया का जो जीवाणु है इसमें आके अपना जनसंख्या बढ़ाता है, धीरे धीरे इसको क्या करता है, फाड़ देता है। मतलब मलेरिया को, मतलब मलेरिया का जो जीवाणु है हम लोग का आरबीसी को नष्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है हेमोग्लोबिन जो करता है, तो आरबीसी जब कम हो गया तो क्या होगा, हम लोग का ब्लड में कमी आने लगेगा और ठंडा महसूस होने लगेगा। तो पूरा मिला के ये बात है कि मलेरिया के कारण लोगों की वहां पे डेथ होने लगी। अब आदमी परेशान, वहां का गांव का मुखिया परेशान कि आखिर हम लोग का गांव में क्या हो रहा है। तो शुरू में क्या था, अभी भी आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि कुछ गांव के लोगों ने कोरोना देवी, कोरोना माता की पूजा की। तो यहाँ भी सेम टू सेम मलेरिया का नाम तो नहीं पता था, लेकिन इन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग गाँव का देवी जो है श्रापित हो गया है, मतलब हम लोग गाँव श्रापित है, देवी गुस्सा गई है, तो इन लोगों ने पूजा करना शुरू किया। तो उस समय कुआं भी था और पहले छुआछूत सबका भी माहौल था, या जो भी कारण रहा हो, कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पे नदी से पानी लाते थे, क्योंकि उनको कुआं से पानी लेने नहीं दिया जाता था। तो वो क्या करते थे कि नदी से जब पानी लेने आते थे, तो वैसे लोग जो जिन घरों में ऐसे पानी का यूज हो रहा था, नदी का पानी का, वैसे घर के लोग क्या हो गए, ठीक हो गए, मतलब उनका बुखार भी भाग गया और मलेरिया तो खत्म हो गया। क्लियर है। तो गांव के दूसरे लोगों ने देखा कि लोग नदी का पानी पी रहे हैं, मतलब पहले देखा कि लोग ठीक कैसे हुआ, पूछा इन लोग को, बोला हम लोग तो सिंपल खाना खाते हैं, पानी वही नदी का पीते हैं। तो लोग लगा नहीं, खाना तो लोग वही खाते हैं, अंतर हो रहा है पानी का। तो ये लोग भी गया वहीं का पानी पीना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या पाया कि ये सब ठीक हो गया। तो एक साइंटिस्ट जो था, दुनिया में क्या है, यदि कुछ अच्छा होगा ना तो कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, लेकिन जरूर देखना आएगा साला किया कैसे। तो एक साइंटिस्ट जो था उसका मन में हुआ कि आखिर इस पानी में हुआ क्या है, क्या इसमें जो कि सब ठीक हो जा रहा है। तो स्टडी करने पर उसने देखा, मतलब जो नदी का जो परीक्षण किया, तो देखा कि आगे जो है एक कुनैन का वृक्ष नदी पे गिरा पड़ा है, पानी इधर से इधर की ओर आ रही थी, ठीक, पानी की धारा इधर से इधर आ रही थी। तो पानी जो है इसी का छाल सब इसी में पड़ा हुआ था, उसी से होके पानी आ रही थी। तो तब इसने जाना कि नदी के इस साइड के पानी में वो गुण नहीं है जो कि इस साइड के पानी में गुण है, क्योंकि वो पानी इधर से इधर आ रही है, इसके औषधीय गुण को लेते हुए आ रही है। मतलब क्या आ गया, ये जो हमारा कुनैन का वृक्ष है, यह हमारा मलेरिया के उपचार में काम आता है। तो इसी से हम लोग का मलेरिया का दवा बना, नाम है क्लोरोक्विन। क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग
चूंकि एक पौधे की स्पीसीज के रासायनिक घटक स्थिर पाए जाते हैं, मतलब कि किसी भी पौधा का स्पीसीज है तो उसमें उसका कैसा है, केमिकल कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, स्थिर मिलता है। क्लियर है, और आसानी से नहीं बदलते हैं। इन रसायनों के बारे में जानकारी का उपयोग टैक्सोनोमिस्ट द्वारा स्पीसीज के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। मान लिया हम लोग का जो आमाशय में है HCl मिलता है, ठीक है, HCl मिलता है, तो और मुंह में जो है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मिलता है, तो क्या होगा, हम लोग का ये आसानी से बदलता है क्या, हम लोग का ये कैसा है, स्थिर है। मतलब 1900 या 1800 या 1600 तभी के मानों में भी उसका आमाशय में HCl मिल रहा था, और अभी भी 2022 में भी HCl उसका आमाशय में प्रेजेंट है और मुंह में सलाइवरी एमाइलेज मौजूद है। मतलब क्या है, ये आसानी से नहीं बदलता है, लेकिन क्या उसका इसमें बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसीलिए टैक्सोनोमिस्ट जो है इन रसायनों के बारे में जानकारी का उपयोग स्पीसीज के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है, पूरा पॉइंट पढ़ देता हूं एक बार। चूंकि एक पौधे की स्पीसीज के रासायनिक घटक स्थिर पाए जाते हैं और आसानी से नहीं बदलते हैं, इन रसायनों के बारे में जानकारी का उपयोग टैक्सोनोमिस्ट द्वारा स्पीसीज के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक जानकारियां पौधे के किसी भी भाग से प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब क्या हो गया कि पौधा मान लो कोई भी है, मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, उसका सभी जगह पे समान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कोई भी भाग से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसकी केमिकल इंफॉर्मेशन वहां से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, जैसे कि एग्जांपल 35 फैमिलीज, मतलब 35 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें रेफाइड नामक कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल की उपस्थिति, यानी 35 फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें रेफाइड नामक कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। क्लियर, उसका ये सामान्य लक्षण होता है। यदि हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल पा गए, मतलब क्या है, वह जरूर से उस 35 फैमिली से संबंधित होगा। क्लियर है, कुल मिला के बात यह है कि जो हमारी रासायनिक घटक है वो समय के साथ नहीं बदलते और प्रायः स्थिर ही पाए जाते हैं। इसलिए टैक्सोनोमिस्ट रासायनिक घटकों का उपयोग करते हैं और यही कीमो टैक्सोनॉमी है। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि रासायनिक लक्षणों ने टैक्सोनॉमिक जानकारियों में संबंध स्थापित करने और सांख्यिकीय मूल्यांकन में भी मदद की है। मतलब क्या हो गया, हमारा जो टैक्सोनॉमिक जानकारी है यानी कि टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन तो क्या है, सबका अलग अलग है, तो उसमें से रिलेशन निकालने में कौन मदद करता है, हम लोग का रासायनिक लक्षण है, मतलब रासायनिक घटक मदद करता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक घटकों का भी यूज कर सकते हैं। रासायनिक घटकों का यूज हम लोग किसमें कर सकते हैं, वर्गीकरण जानकारियों में संबंध स्थापित करने में। मान लिया एक टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन ये रहा, कोई एक साइंटिस्ट दे के गया, दूसरा साइंटिस्ट अपने अनुसार, मतलब नियमानुसार ही जाएगा, अपने अनुसार नहीं, तो उसने ये दिया, तो इनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं किसके द्वारा, केमिकल कंपोनेंट्स के स्टडी के द्वारा। इसमें क्या होगा कि देखेंगे कि जो केमिकल यहाँ पे है क्या वो यहाँ भी है, या चेंजिंग है तो कैसा है, या समानता है तो कैसा है, और समानता है तो कितनी समानता है, विषमता है तो कितनी विषमता है। क्लियर है। और सांख्यिकीय मूल्यांकन, सांख्यिकीय मूल्यांकन का क्या मतलब हो गया कि उसमें समानता या विषमता की मात्राएं कितनी है, यदि समानता है तो कितनी है और विषमता है तो कितनी है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रासायनिक प्रकृति, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के अनुक्रमण का भी उपयोग समानताएं स्थापित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या हम लोग का जो रासायनिक प्रकृति यानी कि रासायनिक जो नेचर है हम लोग का, कि हम लोग रासायनिक घटक का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का अनुक्रमण यानी कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए का भी यूज करता है, किसमें, समानताएं स्थापित करने के लिए। मतलब कि जो सीक्वेंस आप पढ़िएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ, टेंशन मत लीजिए।
बस आप अभी जितना बोला उतना कीजिए। सीक्वेंस ऑफ डीएनए से आप समझ रहे होंगे। जब क्या होता है, हम लोग के शरीर में क्या होता है, कोशिका में 2n होता है, तो उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी रहती है, 2n के रूप में रहती है। लेकिन वह जब जनन कोशिका आता है, मानव में, शुक्राणु, नर में और मादा में अंडाणु। क्लियर है? ये आपका मेल हो गया, ये आपका फीमेल हो गया। क्लियर है? तो इसमें कैसा होता है, एन होता है, मतलब गुणसूत्र का यहाँ पे संख्या आधी हो जाती है। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे डीएनए का रिफॉर्मेशन हुआ, यानी कि जो यह गुणसूत्र है जो जिस जगह पे है उसका अनुक्रमण हुआ है। मान लिया ये सब हटा, ठीक है, मान लिया ये दोनों धागे नंबर समझना, एक ऐसी है और एक ऐसी, आपको समझाने के लिए ये दोनों मान लिया अलग अलग हो गई, तो इसमें क्या हो गया, दोबारा से इसमें क्रोमोसोम्स का सेटलमेंट होगा और उसके बाद दोबारा से बनेंगी ये। तो जिस अनुक्रमण या जिस सीक्वेंस से बैठेगी उसी को हम लोग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलते हैं। क्लियर है? तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए हम लोग का ये भी निर्धारित करता है कि किस जीव में किस प्रकार से, किस सीक्वेंस से वहां पे मतलब सेटलमेंट होती है, यानी कि अरेंजमेंट होते हैं, उनका अरेंजमेंट। क्लियर है? अब हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी देख लिया हमने और कीमोटैक्सोनॉमी भी देख लिया। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी में। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी में। क्लियर है? मीन्स कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। यह वर्गीकरण तुलनात्मक कोशिकीय अध्ययनों पर आधारित है। मीन्स साइटोटैक्सोनॉमी का जो वर्गीकरण है वह तुलनात्मक कोशिकीय अध्ययन पर आधारित है, मतलब इसमें कोशिकीय लक्षणों के आधार पे किसी से तुलना किया जाता है। जबकि कीमोटैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, रासायनिक घटकों की विशेषताओं का आधार लिया जाता है। क्लियर है? कीमोटैक्सोनॉमी जैसा वर्गीकरण है उसमें रासायनिक घटकों की विशेषता को लिया जाता है वर्गीकरण के लिए। मीन्स साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो का मतलब हो गया यहाँ पे सेल, कोशिका, इसमें कोशिकीय लक्षणों को लिया जाता है। और कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो हो गया केमिकल, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को लिया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गुणसूत्रों के समान पैटर्न जीवों के मध्य घनिष्ठ या निकट संबंध दर्शाते हैं। मीन्स जो गुणसूत्र का एक पैटर्न है, जो पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स है, यदि वो समान है तो वो कैसा है, मतलब जिसका पैटर्न समान होगा वैसे जीव आपस में निकट संबंधी होंगे, यानी उनका घनिष्ठ संबंध होगा। जबकि कीमोटैक्सोनॉमी में वैसे समूह जिसमें विशिष्ट रसायनों का उपस्थिति हो वो कैसे होते हैं, घनिष्ठ संबंधित होते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि उसमें जो गुणसूत्र का पैटर्न है वो समान होता है तो वो निकट संबंधी कहलाते हैं। जबकि कीमोटैक्सोनॉमी में विशिष्ट रसायन मिलते हैं, उसको घनिष्ठ संबंध के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर है? हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी में डिफरेंस देख रहे हैं। तो उसका लास्ट डिफरेंस है कि साइटोटैक्सोनॉमी में गुणसूत्र अध्ययन की सहायता से वंश या पूर्वज का पता लगा जा सकता है। मतलब कि जो लिनिएज है, लिनिएज बोलते हैं उसको, जो वंशानुक्रम है उसका पता हम लोग गुणसूत्र के स्टडी से, यानी क्रोमोसोम्स के स्टडी से हम लोग उसके वंश या लिनिएज यानी उसका पीढ़ी का पता लगा जा सकता है। जैसे कि वानरों से मनुष्य आए, वानर में कितना होता है, 48 गुणसूत्र होता है, मनुष्य में 46। बताया था मैंने आपको। भले यह दो क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के ट्रांसलोकेशन के कारण दो यहाँ पे फ्यूज होके 46 हो जाते हैं। तो इससे भी क्या पता चलता है कि ये मनुष्य जो है वानर से उत्पन्न हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मतलब कीमोटैक्सोनॉमी का नेक्स्ट है संबंधों का। इसमें देखो साइटोटैक्सोनॉमी में संबंध का पता लगाने क्या किया हम लोग, गुणसूत्र का अध्ययन किए, क्रोमोसोम्स का स्टडी किए। उसी तरह कीमोटैक्सोनॉमी में रिलेशन का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक घटक लेंगे। तो उसमें प्राय हम लोग प्रोटीन परीक्षण करते हैं और उसका डीएनए का एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसका विश्लेषण करते हैं। क्लियर है कि इसमें प्रोटीन जो है किस प्रकार का प्रोटीन है और डीएनए जो है कैसा डीएनए है। क्लियर है? अब देखो एक ज्ञान वाली बात,
डेली लाइफ के लिए। एनसीईआरटी बुक सबके पास होना चाहिए, नहीं खरीदे हैं तो खरीद लें। आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे करके खरीदें, मतलब जो जिसका पढ़ाई अभी चल रहा है बस उसी पार्ट को आप खरीद लें, लेकिन आप एक बार इसमें इन्वेस्ट करें, समय दें, मतलब पहले तो पैसा दें, खरीदने के लिए पहले पैसा दें, फिर जब खरीद लें तो उसको सजाए नहीं, उसको पढ़े भी, मतलब टाइम भी उसमें इन्वेस्टमेंट दें। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, नोट्स पढ़िएगा, तो आपको तीसरा किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप जब सारी चीज तैयार हो जाएगा उसके बाद बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। और यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम का सोचे हैं तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव किताब से मिलता है, जैसे कि एमटीजी का आता है फिंगरप्रिंट्स, एमटीजी फिंगरप्रिंट्स, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका आता है, तो उसमें उसको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, और देखिए आप जहां भी पढ़िएगा, आपका यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, जो इंजीनियरिंग का सोचेंगे वो तो मैथ लिए होंगे, जो मेडिकल सोचेंगे वो बायो लिए होंगे, हो सकता है कोई दोनों लिया होगा। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए फिजिक्स में क्या है कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब उसमें जो न्यूमेरिकल उस कंसेप्ट पर आधारित है वैसे आप न्यूमेरिकल का भी नॉलेज और प्रैक्टिस होना चाहिए। ये आपको अभी से अभी करना ही है, सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी है, लेकिन बायोलॉजी में क्या है, इसमें जो कंसेप्ट है या थ्योरी है वो आपको लगातार रिवाइज करना है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके पास, मतलब जो भी बात इसमें बोला जाए उसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। जब आप समझ जाइएगा तो उस चीज को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप उस चीज को लिख लीजिएगा आराम से। और इसमें पॉइंट्स, मतलब इसका जो पॉइंट्स होता है कोई कंसेप्ट में, मतलब कोई थ्योरी दिया तो उसमें कितना पॉइंट दिया, उसका क्या कमी था, क्या ड्रॉबैक था, क्या प्लस पॉइंट था, वो सारा चीज याद करना है। और मैथ में आपका कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? जिंदगी इतनी आसान नहीं है दोस्त जितना आप लोग समझते हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अभी से तैयार हो जाइए आने वाले समय के लिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। इसी का अगला टॉपिक है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। क्लियर है? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, क्लियर है, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आज शुरू कहां से किया था, मतलब फेनेटिक क्लासिफिकेशन में पहला आया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर आया साइटोटैक्सोनॉमी, फिर कीमोटैक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी, क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।